हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। सो अब तक जो है एएमडी पे हमने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर कर लिया है। ठीक है, ये हमारा तीसरा चैप्टर का ये लास्ट वाला लेक्चर होगा। इसमें मैं आपको लुब्रिकेशन पे एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन पैरामीटर्स एंड ऑल जो भी होगा। वियर पर जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फ्रिक्शन पे भी मैंने करा दिया है, और बेसिक्स ऑफ टर्बोलॉजी इस पे भी एमसीक्यू करवा दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद जो है ये वाला चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत जो पोर्शन बचेगा उसके लिए मैं पीडीएफ थ्योरी जो है वो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। या तो फिर आप टेलीग्राम पे भी अगर आप एमएस मैकेनिकल ट्यूटोरियल टाइप करोगे तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप आ जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हो। तो उस पीडीएफ में जो मैंने थ्योरी लिखा हुआ है उसमें ऑलमोस्ट आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं ये वाला चैप्टर का एमसीक्यू स्टार्ट करूँगा, स्ट्रेन गेज एंड ऑल। और इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है तो वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इतना करने के बाद जितना भी एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ उतने के बाद डेफिनेटली आपके 60 to 70% मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इतना मार्क्स आप लेके आ सकते हो। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं तो एटलीस्ट जितना थ्योरी मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन तो डेफिनेटली ही आएंगे। ठीक है, तो बस जितना भी टाइम का 10 मिनट या 20 मिनट का लेक्चर होता है वो आप थोड़ा अच्छे से पेशेंस लेके अच्छे से आप सुन लो और ट्राई करो कि क्वेश्चन को भी खुद से एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन पहले सोचा करो। ओके, और हो सके तो नोट्स को बनाते जाओ, ताकि जब आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पे आप कोई भी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ ढूंढ पाओ। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी लग रहा है कि मैं जो क्वेश्चन डील कर रहा हूँ वो थोड़े हार्ड लेवल के हैं, इस लेवल के आएंगे नहीं। तो मैं आप सबको बता देता हूँ, आपको हार्ड इसलिए लग रहा है कि आपने एक बार भी क्वेश्चन या फिर कंप्लीट थ्योरी इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का ढंग से पढ़ा नहीं है। ठीक है, आप जब 100% श्योरिटी के साथ कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो उसके बाद आप खुद से अंदाज़ा लगा लोगे कि कौन से एमसीक्यू जो है इम्पोर्टेंट है और कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है और साथ ही साथ आपके सारे सिलेबस को कवर करता है। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उन्हीं के बीच में आएगा, सारे सिलेबस के ही बीच में आएगा। ओके, सो अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। यहाँ पे आपको रेगुलरली आरजीपीवी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रिपरेशन एंड ऑल करते हो उसके लिए भी वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन के लिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द एमएस ट्यूटोरियल। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इस मॉड्यूल में हमारा लुब्रिकेशन पे होगा। ओके, लुब्रिकेशन के बारे में आप सबको पता होगा कि ये इसका जो मेन यूज होता है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो टीयर एंड वियर होता है उसको रोकने के लिए हम लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। और एक दूसरा सेकेंडरी पर्पस भी इसका होता है, जो हीट है हीट डिसिपेशन के लिए होता है। मतलब जैसे यहाँ पे आप पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल ले लो, इसमें जो पिस्टन सिलेंडर रहता है यहाँ पे भी लुब्रिकेशन रहता है। यहाँ पे जो लुब्रिकेशन रहता है वो उस ऑयल का काम सिर्फ इस पिस्टन सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन को ही रिड्यूस करना नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट में उसको भी यहाँ से बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो हमारा सेकेंडरी पर्पस जो किसी भी लुब्रिकेशन का होता है हीट डिसिपेशन करना भी होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लुब्रिकेशन मेनली हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो दो ही टाइप के होते हैं। एक तो आपका हो गया लिक्विड रहेगा या तो, और या तो फिर सॉलिड भी रहता है। ओके, सॉलिड के केस में आपका हो गया ग्रेफाइट होता है, या तो फिर मोलिब्डेनम होता है, कोई फॉस्फेट होता है। और लिक्विड के केस में बहुत सारे मिनरल्स ऑयल होते हैं, पेट्रोलियम ऑयल्स होते हैं, ये सब कुछ होता है। तो ये था बेसिक्स अबाउट द लुब्रिकेशन। ओके, तो ट्रिबोलॉजी में हम सबको पता है, आप सबको पता है कि हम दो बॉडी के बीच में जो मोशन होता है और उन दोनों बॉडी के बीच में वियर एंड टियर होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे लुब्रिकेशन का भी इम्पोर्टेंट रोल आता है, क्योंकि लुब्रिकेशन के हेल्प से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, और फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो वियर एंड टियर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो है, द पर्पस ऑफ द लुब्रिकेशन इज डेफिनेटली रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द वियर एंड ट्रांसफर द हीट प्रोड्यूस। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट ऑफ
इन आईसी इंजन, ठीक है। आईसी इंजन के लुब्रिकेंट का कौन सा नहीं है प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, फॉर्म ए फिल्म टू सेपरेट द सरफेस, डेफिनेटली सेपरेट सरफेस को सेपरेट करेगा तभी तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होगा, तो ये प्रॉपर्टी होता है। अधेर टू सरफेस, इसका मतलब सरफेस से चिपकना, ये भी है। विथस्टैंड हाई टेम्परेचर इनसाइड सिलेंडर, डेफिनेटली ये तो सबसे ज़्यादा मस्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये तो होना ही पड़ेगा। रिड्यूस द साइज ऑफ एस्पर्टीज एंड इम्प्रूव द सरफेस फिनिश, ये डेफिनेटली गलत है। एस्पर्टीज क्या होता है मैंने आपको बताई है, ये दो जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस होते हैं उनके बीच में जो नोड पॉइंट जो कॉन्टैक्ट में होता है उसको एस्पर्टीज बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनोवाइल फ्लूइड इज लुब्रिकेंट दैट इज फाउंड इन, ये ह्यूमन बोन जॉइंट्स में पाया जाता है, हमारा जो नी का जॉइंट होता है वहाँ पे ये पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है बट फिर भी जस्ट फॉर रिमाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मिलाने के लिए सबसे देखो बाउंड्री लुब्रिकेशन और यहाँ पे फिल्म थिकनेस से मिलाना है। फिल्म थिकनेस का मतलब क्या होता है, जैसे दो बॉडी है इसके बीच में अगर आप लुब्रिकेशन कर रहे हो तो बीच में आप फ्लूइड डालोगे, लुब्रिकेशन डालोगे, लुब्रिकेट डालोगे, तो वो वाला जो लुब्रिकेशन है इन दोनों के बीच में जितना जो स्पेस गैप करेगा, जो मेंटेन करेगा, वही उसका फिल्म थिकनेस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम तो डेफिनेटली बाउंड्री लुब्रिकेशन में होता है। बाउंड्री का मतलब जो आपके बॉडी के बाउंड्री से बिल्कुल चिपका हुआ हो, ज़्यादा दूर तक फैला हुआ ना हो, ज़्यादा थिकनेस तक फैला हुआ ना हो, ठीक है। तो जिसका फिल्म थिकनेस सबसे कम किसका होगा, बाउंड्री लुब्रिकेशन का। तो ऑप्शन नंबर एक का ए, यहाँ पे देखो एक का एक इसमें है, एक का ए इसमें है, और उसके बाद इसमें एक का चार है, इसमें एक का दो है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही बचा आपका, एक का ए, बाकी दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ पे सबका रिलेशन मैच करके इस ऑप्शन के हिसाब से याद कर सकते हो कि किसका थिकनेस कितना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका वैल्यू जो है टेम्परेचर के साथ क्या होगा। अब सबसे पहले बता देता हूँ, इसका जो ग्राफ है आप वो याद रखना, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे ये टेम्परेचर दे दो डिग्री सेल्सियस में और यहाँ पे आप म्यू दे दो फ्रिक्शन, तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। अब ये ग्राफ जो होता है, इस ग्राफ से पहले जो कंक्लूजन निकलता है वो देख लो। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका म्यू का वैल्यू जो है ये भी बढ़ता जाएगा और एक लिमिट के बाद जो है म्यू का वैल्यू घटना स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द लुब्रिकेशन रेजिम, आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सी नहीं हो। अब बट ये होगा क्यों, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा सिर्फ और सिर्फ ये इंक्रीज ही करना चाहिए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो मेल्टिंग होना स्टार्ट होगा, तो वो उसका जो है डक्टिलिटी बढ़ेगा, ओके, वो ज़्यादा सॉफ्ट होता जाएगा तो उसका डक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। डक्टिलिटी इंक्रीज होगा मतलब उसका जो सरफेस है ज़्यादा ज़्यादा मॉइस्चर वाला टाइप का होगा, तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन आपका बढ़ेगा, ये तो बात सही है। बट जैसे ही आपका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, बोले तो मेल्टिंग टेम्परेचर के बराबर होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका मेल्टिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि जो भी हमारा बॉडी है वो आसपास के एयर से रिएक्ट करने लगता है और रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन यहाँ पे बना रहता है, इसके जो सरफेस है इस पे वाइट कलर का परत जमने लगता है जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है फिर उसके बाद म्यू का वैल्यू जो है वो घटने लगता है। सो दैट्स वाई जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है आपका किसी भी बॉडी का म्यू जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ बाउंड्री लुब्रिकेंट, ठीक है। बाउंड्री लुब्रिकेशन का मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर में अगर हमें थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन करना है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, तो डिजॉबिलिटी इन द लुब्रिकेंट ऑयल ये भी होना चाहिए, अगर वो घुलेगा नहीं तो ढंग का लुब्रिकेंट बनेगा ही नहीं। एफिनिटी टू मेटेलिक सरफेस, डेफिनेटली मेटेलिक सरफेस से चिपकने का उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए। लो शियर स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट ये भी होना चाहिए, बिकॉज अगर मटेरियल आपका रन कर रहा है और डेफिनेटली हर मटेरियल जो है रन ही करते रहता है, मूवमेंट होते ही रहता है हमारे कंपोनेंट में, मशीन कंपोनेंट में, ठीक है, और मूवमेंट होता है तो उसका मतलब हीट भी जनरेट होता है। अगर वो हाई मेल्टिंग पॉइंट पे सस्टेन नहीं कर पाएगा तो यहाँ से लिक्विड जो है लुब्रिकेशन का वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और सारा लुब्रिकेशन खत्म हो जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद मशीन के बीच में वियर होने लगेगा। सो दैट्स वाई हमारा लो शियर स्ट्रेंथ और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी है किसी भी लुब्रिकेशन, बाउंड्री लुब्रिकेशन में, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो आंसर सिर्फ याद रखना ज़रूरी नहीं है, आंसर का जो
लॉजिक है उसे भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको इसी क्वेश्चन में ऑप्शन अगर चेंज करके दिया जाएगा तो उसको भी आप सही कर लोगे, ओके। और अगर आप रट रहे हो तो सिर्फ आपको ऑप्शन याद रहेगा, बट हो सकता है अगर वो क्वेश्चन में कुछ और फ्रेम कर दे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, तो वहाँ पे आप गलत कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन द मेजर सोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्यों है? रिलेटिव मोशन की वजह से ही होता है, ठीक है। ये बॉडी इधर मूव करेगा या दोनों साथ ही करे तो अगर रिलेटिव मोशन हुआ इनके बीच में तो फ्रिक्शन होगा। और एक तरह से आप देखो तो शियरिंग एक्शन भी इसी को बोलते हैं। जब आप फोर्स एक यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, तो इसके बीच में जो जो भी कुछ यहाँ पे फोर्स लगता है, जो भी रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, उसी टाइप के फोर्स को शियरिंग एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो लुब्रिकेशन का बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसका मेन सोर्स भी यही होता है, जब उसके बॉडी के बीच में शियरिंग होता है लुब्रिकेंट फिल्म का। तो मेन जो सोर्स होता है हमारे फ्रिक्शन का वो ये होता है, शियरिंग ऑफ लुब्रिकेंट फिल्म। एब्रेशन ड्यू टू एक्सपर्टीज नहीं, लुब्रिकेशन हाइड्रोडायनेमिक्स हो तो वहाँ पे एब्रेशन या ये इसका तो कुछ होगा ही नहीं। अब एक नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका सिर्फ यही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द विस्कोसिटी। अब देखो विस्कोसिटी के लिए आपको एक सबसे पहले तो ये याद रखना है कि टॉ इक्वल टू ए प्लस बी डी यू बटे डी वाई टू द पावर एन। ये फार्मूला होता है क्या? किसी भी फ्लूइड का विस्कोसिटी है उसका। बहुत टाइप के फ्लूइड होते हैं, ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, ये आपका थिक्सोप्लास्टिक या रियोपैक्टिक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो, ये इसको विंगम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लूइड होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 6 टाइप के फ्लूइड होते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ये वाला होता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, ओके। और इसके लिए एन का वैल्यू 1 होता है और आपका देखो ए का वैल्यू जो है वो 0 होता है। अगर ये दोनों रखो तो टाउ इक्वल जो आपका आएगा डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बी का वैल्यू जो है वो आपका म्यू हो जाता है, या तो फिर इसको जेड। जेड क्या होता है? विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो जेड इंटू डी यू अपॉन डी वाई, ये आपका होता है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला विस्कोसिटी के केस में, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, जैसे ये एक फिक्स बॉडी है और ये एक मूविंग बॉडी है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इसके बीच में आपने कोई लुब्रिकेशन दे दिया है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो शियर स्ट्रेस लगेगा, वो इस फार्मूला से निकलता है, ओके। तो ये वाला फार्मूला आप हमेशा याद रखना, टाउ इक्वल टू जेड डी यू अपॉन डी वाई फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड। जहाँ पे आपका u क्या होता है? ये वेलोसिटी होता है, ये जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है। और y क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस y होता है। और z आपका विस्कोसिटी होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा रिगार्डिंग द विस्कोसिटी। तो अब हम ए वन बाय वन करके सब स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, डायनेमिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द रिजल्टेंट शियर रेट। तो डेफिनेटली आपका जो डायनेमिक विस्कोसिटी, यानी ये जो यहाँ पे विस्कोसिटी है ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, ओके। और इसी विस्कोसिटी में आप अगर डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगा। डायनामिक विस्कोसिटी आपका सिंपल जेड इक्वल टू शियर स्ट्रेस, ये वाला शियर स्ट्रेस और ये डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? स्ट्रेन रेट। अब ये थीटा एंड ऑल क्या है ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ज़्यादा बताऊंगा तो आपको लगेगा फिर से मैं हार्ड लेवल का बता रहा हूँ, ठीक है। थीटा ये होता है कि जैसे कैसे कैसे ये फ्लूइड यहाँ से फैलता जा रहा है, ठीक है। ये थीटा होता है और ये एक्स होता है, ये स्ट्रेन रेट इसको बोलते हैं। अगर ये बॉडी मूव करता है तो यहाँ से लुब्रिकेशन किस रेट से इस मूवमेंट को रोक रहा है, ओके। और डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, तो ये आपका स्ट्रेन रेट होता है और ये स्ट्रेस होता है। तो डेफिनेटली डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हम न्यू से डिनोट करते हैं और ये जो होता है जेड अपॉन रो होता है। किसी भी फ्लूइड का अगर आपको डायनेमिक विस्कोसिटी पता है, उस फ्लूइड के अगर डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका हो जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। द सीजीएस यूनिट ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी सेंटीपोइस, ये बिल्कुल सही है। और सीजीएस काइनेमेटिक का सेंटीस्टोक, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आप याद रखना। और एक और बात याद रखना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ओके। एक सेंटीपोइस इक्वल टू, सॉरी, एक पॉइस इक्वल टू जो है आपका 10⁻⁻1 यानी 0.1 एसआई यूनिट में इसका होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.1 होता है। और एक स्टोक इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है।
ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होता है यूनिट, और ये आपका डायनामिक विस्कोसिटी का होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ना अभी मैंने इतना सारा क्वेश्चन में ये जो तामझाम बताया, इस पे बेस्ड आप सोच भी नहीं सकते हो कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हर स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे बताया, ये वाला या तो फिर ये वाला, ये वाला या तो फिर ये वाला, ये हर चीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विस्कोसिटी ऑफ मल्टीग्रेड ऑयल, इसके बारे में हमें पूछा जा रहा है। रिड्यूस विथ टेम्परेचर। अब देखो कोई भी ऑयल हो, उसका जो विस्कोसिटी है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उसका विस्कोसिटी ऑलवेज डिक्रीज होता है, ये बात ध्यान रखना। अब पहला ये स्टेटमेंट मैच करो, तो रिड्यूस विथ टेम्परेचर और रिड्यूस विथ टेम्परेचर, या तो ये होगा या तो ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बट एट लोअर सेंसिटिविटी कंपेयर टू मोनोग्रेड ऑयल, हाइयर सेंसिटिविटी कंपेयर टू मोनोग्रेड ऑयल। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। एज कंपेयर टू मोनोग्रेड ऑयल, इसका सेंसिटिविटी जो है वो लो होता है मल्टीग्रेड ऑयल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विस्कोसिटी इंडेक्स पे, ठीक है। विस्कोसिटी इंडेक्स ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता देता हूँ। इसका ग्राफ जो है इंडेक्स के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी का, सॉरी किसी भी लुब्रिकेशन का इस तरह से होता है। और ये ग्राफ होता है किसके बीच में, तो ये आपका जेड यानी विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच में होता है, ठीक है। यानी टेम्परेचर के साथ साथ किसी भी लुब्रिकेशन का कैसे उसका विस्कोसिटी डिक्रीज होता है उसके बारे में होता है। और किसी भी लुब्रिकेशन का मतलब विस्कोसिटी इंडेक्स होता है वो ऑलवेज 0 से लेकर 100 के बीच में होता है, ओके। और विस्कोसिटी इंडेक्स का जो ये फार्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग जेड का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है ए प्लस बी अपॉन टेम्परेचर। और ये जो इंडेक्स है आपका इस तरह से इंक्रीजिंग वैल्यू में होता है। ये आपका मान लो 10 का हो, जिसका इंडेक्स 10 हुआ उसका इस तरह से होता है, जिसका 20 हुआ उसका इस तरह से, जिसका 50 हुआ इसका इस तरह से, फाइनली जो उसका 100 होता है विस्कोसिटी इंडेक्स, उसका ऑलमोस्ट जो है डिक्रीज ही नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ। तो ये आपका विस्कोसिटी इंडेक्स होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन मैच कर लो। रिलेशनशिप बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड का नो नहीं होता है। सेंसिटिविटी ऑफ द लुब्रिकेंट विस्कोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देख लो, टेम्परेचर के साथ साथ वो सेंसिटिविटी बताता है किसी भी लुब्रिकेंट का, तो ये वाला लुब्रिकेंट आपका कम सेंसिटिव है, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी है, ठीक है। सेंसिटिव इन द सेंस टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो किस लुब्रिकेंट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो ये वाला देखो इस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ मिनरल्स ऑयल कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इम्प्रूव करने के लिए नॉर्मली आपको जो है जो भी ऑयल हो, कोई भी लुब्रिकेंट हो, उसमें जो है एडिटिव हम यूज करते हैं। और अब किस टाइप का एडिटिव्स है, हम किस टाइप के इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं रिमूविंग एरोमेटिक्स कंपाउंड ड्यूरिंग द रिफाइनिंग स्टेज, ये भी सही है। ब्लेंडिंग विथ हाई विस्कस इंडेक्स ऑयल, ये भी सही है। यूजिंग पॉलीमेरिक एडिटिव्स, ये भी सही है, ठीक है। अब इसके बीच का लॉजिक क्यों इसको क्या किया जाता है वो यहाँ पे मत ध्यान दो, इसको बस याद ही रखना पड़ेगा आपको। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिस्टम फॉर ऑयल क्लासिफिकेशन। तो ऑयल क्लासिफिकेशन के लिए ये वाला सिस्टम भी होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और आईएसओ। ये तो सबसे है, ये हर एक चीज़ में यूज होता है, बट यस ये सिर्फ ऑयल के लिए है। और ये वाला जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी ऑयल होते हैं उनके लिए, यानी लुब्रिकेशन के लिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। ये चीज ध्यान रखा करो, क्वेश्चन में नॉट पूछ रहा है या तो फिर उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। एडवांटेज यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, सॉलिड लुब्रिकेशन है। पहला देखते हैं, मोर इफेक्टिव एट हाई लोड, डेफिनेटली सॉलिड लुब्रिकेशन के केस में आपका हाई लोड में ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बीच में अगर आप कोई सॉलिड वाला दे दो एज कम्पेयर टू लिक्विड वाला, तो वो डेफिनेटली वो ज़्यादा लोड बियर कर पाएगा। ये थोड़ा बहुत जो है इसके सरफेस एरिया पे भी लोड आएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा लोड होता है, इफेक्टिव होता है हाई लोड में। रेजिस्टेंट टू डिटोरिएशन, ये भी डेफिनेटली है, जल्दी वो डिटोरिएट नहीं होता, मतलब फैलता नहीं है इधर उधर। गुड हीट डिसिपेशन, ये वाला जो है आपका नहीं होता है, ओके। हाई स्टेबल इन एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट, ये आपका सही है। तो ये ऑप्शन आपका गुड वाला हो जाएगा, गुड हीट डिसिपेशन ये नहीं होता है सॉलिड वाले में, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट। तो देख लो, ग्राफाइट तो डेफिनेटली होता है, मोलिब्डेनम के बारे में मैंने बताया। यहाँ पे पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन लुब्रिकेंट ये भी होता है। मल्टीग्रेड लुब्रिकेंट ये नहीं, ये होता है आपका लिक्विड वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रीज, मतलब ग्रीज में क्या क्या यूज होता है। पहला है बेस ऑयल, डेफिनेटली। एडिटिव, डेफिनेटली। थिकनेस फाइबर, ये भी होता है। तो ऑल ऑफ द डी हो जाएगा। जो भी आपका ग्रीज बनता है
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई ऑयल नहीं होता, उसमें बहुत सारे बेस ऑयल उसका होता है, उसमें कुछ एडिटिव्स डालते हैं, उसके फिर फाइबर्स एंड ऑल डालते हैं, मतलब सब कुछ मिला के मिक्स करके उसको बनाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ द ग्रीज? ग्रीज का कौन सा एडवांटेज जो है वो नहीं है। ना ग्रीज जो होता है आपका वो थोड़ा सॉलिड टाइप का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है? वो एक तरह से विंगम प्लास्टिक होता है, ये वाला प्लास्टिक। उसके बाद पहले से भी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होता है, बिना फोर्स लगाए भी वो जो है मूव नहीं करता, उसमें कोई डिफ़ॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है? तो ग्रीज जो भी होता है सॉलिड टाइप का होता है, और सॉलिड टाइप का जो भी लुब्रिकेंट है उसके बारे में आपको पता होगा कि ये गुड हीट डिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है? इसमें हीट डिसिपेशन जो है वो बहुत ही स्लो होता है, ओके? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एडिटिव्स। एडिटिव्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको हमें पता करना है। तो एडिटिव्स जब भी हम मिलाते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए ही मिलाते हैं, ठीक है? तो अब आप इसमें देख लो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका कोई इम्प्रूवमेंट टाइप का नहीं लग रहा है, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है? द पर्पस ऑफ द डिस प्रेजेंट द इज टू सस्पेंड ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, जैसे ही बोला ये क्या पॉजिटिव वे में इसका यूज हो रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला होगा। एंटीवियर एडिटिव टिपिकली कंटेन जिंक एंड, ये भी सही है, जिंक और फास्फोरस का यूज करते हैं सल्फर एंड ऑल को हटाने के लिए। एंटी फॉर्मिंग एजेंट टेंड टू लोअर द सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड लिक्विड द पॉइंट वेयर बबल कोलैप्स, ये भी सही है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट एडिटिव इंक्रीजेज द पावर पॉइंट ऑफ द लुब्रिकेंट, नहीं ये वाला गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड द वियर सेकेंडरी पर्पस ऑफ द लुब्रिकेंट। सेकेंडरी पर्पस ऑफ द लुब्रिकेंट मैंने आपको बताया था कि वो हीट डिसिपेशन होता है, ठीक है? और ये यहाँ पे रिड्यूस कोरेजन ये भी होता है, ठीक है? कहीं पे आपने देखा होगा अगर जहाँ पे जंग वगैरह लग रहा है, अगर वहाँ पे थोड़ा केरोसिन डाल दो तो वो जंग भी हट जाता है और फिर जंग वो लगने भी नहीं देता है। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है? तो ये था आपका लुब्रिकेशन का एमसीक्यू। होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया कि सारे क्वेश्चन कवर कर पाऊँ, और जो क्वेश्चन इसमें कवर नहीं हो पाया, कुछ-कुछ क्वेश्चन इसमें छूटे हैं, तो उसके लिए आप पीडीएफ पढ़ सकते हो। मैं पीडीएफ ग्रुप पे डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। तो फाइनली ये आपका चैप्टर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर जब फिनिश हो गया है, इस चैप्टर के मैंने जितने क्वेश्चन मोस्टली आ सकते थे वो सारे मैंने करवा दिए, ठीक है? 3 वीडियो का ये चैप्टर है कंप्लीट, ओके? तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, ताकि उनको भी एग्जामिनेशन में इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है? ओके, सो अब आप अपना भी प्रिपरेशन सही से कीजिए एंड डू वेल इन द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।